हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका जो टॉपिक चल रहा था अध्याय 21 नंबर, जिसका नाम है मानव का अध्यावरणीय तंत्र, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक के अंदर हम त्वचा के बारे में पढ़ते हैं। मुख्य रूप से हमारी त्वचा है वो कितने स्तरों से बनी होती है, कौन कौन सी उनके अंदर परतें पाई जाती है, और उसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि त्वचा का क्या कार्य होता है, कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है त्वचा के अंदर। ठीक है, तो पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि त्वचा है वो दो स्तरों से मिलकर बनी होती है। जो सबसे बाहरी होता है वो होता है आपके एपिडर्मिस, ये बाहर वाला भाग कहलाता है एपिडर्मिस, और इसके नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, डर्मिस। ठीक है, फिर हमने देखा था एपिडर्मिस के अंदर 5 स्तर पाए जाते हैं। तो वो 5 स्तर हमने कौन से देखे थे। सबसे नीचे वाला था अंकुरण स्तर, उसके ऊपर था सूल स्तर, फिर उसके ऊपर था आपके कण कण स्तर, उसके ऊपर था आपके स्वच्छ स्तर, और सबसे ऊपर था किण स्तर। तो अधिचर्म या एपिडर्मिस के ये 5 स्तर को हमने देख लिया था, अंकुरण स्तर, सूल स्तर, कण स्तर, स्वच्छ स्तर और किण स्तर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डर्मिस की सतह के बारे में। ठीक है, तो जो डर्मिस है वो भी दो परतों से मिलकर बनी होती है। एक परत इसमें ऊपर वाली होती है, उसको बोलेंगे पेपिलरी स्तर, पेपिलरी स्तर, और एक नीचे वाला जो भाग होता है उसको बोलेंगे जालिका स्तर। जो डर्मिस वाली सतह होती है त्वचा की वो एपिडर्मिस से मोटी होती है, यानी एपिडर्मिस की जो परत है वो पतली होती है, और उसकी तुलना में जो डर्मिस वाली सतह वो थोड़ी सी मोटी होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे, इनको विस्तार से पढ़ेंगे। डर्मिस की जो दोनों परतें पेपिलरी और जालिका स्तर, तो देखिए जो रक्त के अंदर पोषण देने के, जो त्वचा के अंदर पोषण देने के लिए रक्त वाहिनियां आती है, वो रक्त वाहिनियां कौन से भाग तक आती है, डर्मिस वाले भाग तक आती है। हमने कल पिछली क्लास में देखा था कि जो एपिडर्मिस है इसके अंदर रक्त वाहिनियां नहीं जा पाती है, रक्त वाहिनियां है वो आपके डर्मिस तक रहती है। तो एपिडर्मिस का जो अंकुरण वाला स्तर है वो क्या करेगा, डर्मिस से पोषण प्राप्त करेगा, और इसी पोषण के द्वारा सारी एपिडर्मिस का है वो आगे संचालन होता है। तो रक्त वाहिनियां जो हमारे मस्तिष्क से तंत्रिकाएं आती है वो सब की सब कौन से भाग में आती है, डर्मिस वाले भाग तक आकर रुक जाती है, एपिडर्मिस वाले भाग में नहीं पाई जाती। इसके अलावा हमारे जो त्वचा में ग्रंथियां पाई जाती है, जैसे पसीना ग्रंथियां, तेल या सीबम ग्रंथियां, वो सब ग्रंथियां भी कौन से भाग में होती है, डर्मिस वाले भाग में होती है। उसके अलावा आपको पता है त्वचा के हमारे भाग है रोम या बाल, वो बाल भले ही आपको एपिडर्मिस से ऊपर निकले हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनका आधारीय भाग कहां पर होता है, डर्मिस में। इस प्रकार रहते हैं वो डर्मिस में। थोड़ा सा भाग है वो शरीर से बाहर भी रहेगा, लेकिन उसकी गहराई में भाग भी पाया जाता है। तो बाल का गहराई वाला भाग किस परत तक पाया जाता है, डर्मिस वाले भाग तक पाया जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस डर्मिस को विस्तार से। तो देखिए, अधिचर्म से नीचे का स्तर, अधिचर्म से नीचे का स्तर क्या कहलाता है, डर्मिस कहलाता है। और इसको देखिए, या इसको चर्म भी बोला जाता है। यह स्तर अधिचर्म की तुलना में, अधिचर्म स्तर की तुलना में मोटा होता है। यानी दोनों लेयर्स की अगर हम कंपैरिजन करें, एपिडर्मिस और डर्मिस, यानी अधिचर्म और चर्म, तो मोटा स्तर कौन सा होता है, चर्म या डर्मिस वाला स्तर है वो मोटा स्तर होता है। और इसमें भी दो परतें पाई जाती है, दो परतें होती है इसके अंदर। एक होता है पेपिलरी स्तर,
और एक होता है जाली का स्तर। तो अधिचर्म में कितनी परतें होती है? आपके चर्म वाले भाग में कितनी परतें होती है? 2 परतें होती है। सबसे ऊपर वाली होती है पेपिलरी स्तर और उसके नीचे पाया जाता है जाली का स्तर, यानी इस प्रकार की संरचना होती है ये डर्मिस की। हालांकि डर्मिस वाला भाग है थोड़ा सा मोटा होता है। ये कहलाएगा पेपिलरी स्तर और ये होगा जाली का स्तर। पेपिलरी स्तर में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? तो पेपिलरी स्तर के अंदर मुख्य रूप से रक्त वाहिनियां पाई जाती है और जाली का स्तर के अंदर पाई जाती है त्वचा ग्रंथियां। तो पेपिलरी स्तर में क्या होगी? रक्त वाहिनियां और क्या पाई जाएगी? तंत्रिकाएं। आया समझ में पॉइंट? तो आपके जो अधिचर्म के नीचे वाला भाग होता है त्वचा में, वो क्या कहलाता है? चर्म या डर्मिस कहलाता है। ये स्तर होता है वो अधिचर्म की तुलना में थोड़ा सा मोटा होता है, इसकी तुलना मोटा होगा और ये चर्म के नीचे पाया जाएगा। इसमें भी 2 स्तर होते हैं, 2 परतें होती है। ऊपर वाला स्तर कहलाता है पेपिलरी स्तर और नीचे वाला कहलाता है जाली का स्तर। जैसे हमने देखा था जो आपके अधिचर्म है वो 5 परतों से मिलकर बनी थी, अंकुरण स्तर, शूल स्तर, कण स्तर, स्वच स्तर और किण स्तर। उसी प्रकार जैसे अधिचर्म में 5 स्तर थे, चर्म के अंदर कितने स्तर होते हैं? 2 स्तर होते हैं, ऊपर वाला पेपिलरी स्तर और नीचे वाला जाली का स्तर। जो पेपिलरी स्तर है वो अधिचर्म के अंकुरण स्तर से जुड़ा रहता है। हमने देखा था ना कि देखिए ये चर्म है और इसके ऊपर क्या होगी? अधिचर्म। तो अधिचर्म का जो सबसे निचली परत होगी, सबसे निचली परत कौन सी थी? अंकुरण स्तर। वो अंकुरण स्तर और ये पेपिलरी स्तर है वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं चर्म के जो परतें हैं उनके बारे में। तो अब हम जो इसमें पॉइंट है वो 2 ध्यान रखना कि पेपिलरी स्तर में रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं पाई जाती है, जबकि जाली का स्तर में त्वचा ग्रंथियां पाई जाएगी और रोम पुट्टिका पाई जाती है। जो रोम का नीचे चौड़ा वाला भाग होगा वो किस स्तर में पाया जाता है? जाली का स्तर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। चर्म के पेपिलरी स्तर में रक्त वाहिनियां तथा तंत्रिकाएं उपस्थित रहती है। चर्म के पेपिलरी स्तर में
क्या क्या पाई जाती है? रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स, और जो मस्तिष्क तक सूचनाएं लाती ले जाती है वो क्या रहती है? तंत्रिकाएं उपस्थित रहती है। फिर हम देखेंगे जालिका स्तर में, जालिका स्तर में त्वचा ग्रंथियां तथा रोम पुटक उपस्थित रहता है। अब जब हम रोम की संरचना पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि रोम पुटक क्या होता है। जो रोम या बाल होते हैं उनके अलग अलग भाग होते हैं। जो त्वचा से बाहर निकला रहता है उसको रोम कांड बोलते हैं। जो अंदर भाग होता है उसको रोम पुटक बोलते हैं। रोम का आधार भी होता है, रोम की जड़ भी होती है। तो वो सब हम आगे जब रोम की संरचनाएं पढ़ेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद आपके ये जो दोनों परतें आ गई, चरम वाली पेपिलरी स्तर और जालिका स्तर, उसके बाद नीचे चरम वाला भाग पूरा हो गया और एक नीचे और उत्तक पाया जाता है जिसको बोला जाता है वसा उत्तक, एरियोलर उत्तक। और वो वसा उत्तक क्या करता है? त्वचा को तापरोधी बनाता है। यानी आपको बताया कि जो मानव है वो समतापी प्राणी है, यानी मानव शरीर का तापमान है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यानी अगर बाहर का वातावरण कम है तो भी हमारे शरीर का तापमान वही रहेगा, अगर बाहर का तापमान ज़्यादा है तो भी हमारे शरीर का तापमान है वो वही रहेगा। तो शरीर के तापमान को नियत बनाए रखा जाता है, इसलिए मानव को समतापी बोला जाता है। तो ये काम कौन करता है? हमारी त्वचा के नीचे एक मोटा वसा का उत्तक पाया जाता है। वो क्या करता है? त्वचा को तापरोधी बनाता है, यानी वातावरण और शरीर के तापमान को आदान प्रदान नहीं करने देता है। तो देखिए ये आपकी चरम है, ये अधिचरम, ये चरम, और चरम के नीचे क्या पाया जाता है? वसा उत्तक। अधिचरम, चरम और चरम के नीचे क्या पाया जाता है? वसा उत्तक। तो वसा उत्तक का काम क्या है? वसा उत्तक त्वचा को नहीं, तापरोधी की तरह काम करेगा वसा उत्तक स्वयं ही। वसा उत्तक तापरोधी की तरह कार्य करता है, जिसके कारण मानव शरीर का तापमान नियत रहता है। जिसके कारण क्या रहता है? मानव शरीर का तापमान है वो नियत रहता है। तो ये वसा उत्तक का काम है, इसको नोट कर लीजिए पॉइंटों को। फिर हम देखते हैं रोम और इसकी संरचना के बारे में।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने चर्म और अधिचर्म वाला त्वचा का भाग देख लिया। अब हम देखेंगे कि त्वचा के अंदर क्या क्या और संरचनाएं पाई जाती है। तो आपको पता होता है कि त्वचा के अंदर बाल पाए जाते हैं त्वचा पर, और उसके अलावा त्वचा ग्रंथियां पाई जाती है। तो सबसे पहले हम रोम, बाल या हेयर के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए रोम, देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने बताया कि त्वचा के ये दोनों इस तरह, ऊपर वाला है वो अधिचर्म या एपिडर्मिस, और इसके नीचे पाया जाता है डर्मिस या चर्म। तो आपको पता है कि त्वचा पर क्या दिखाई देते हैं? बाल होते हैं। जैसे स्किन पर भी बाल है, यहाँ पर भी हमारे सर में भी बाल होते हैं। तो ये बाल का जो बाहर निकला हुआ भाग है, त्वचा से बाहर निकला हुआ ये भाग, ये क्या कहलाएगा? रोम कांड कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद जो बाल है वो अधिचर्म से होते हुए चर्म तक धंसे हुए रहते हैं। तो जो चर्म के अंदर बाल का प्रारंभिक भाग है, इसको क्या बोला जाता है? रोम पुटक बोला जाता है। थैली के जैसी संरचना बनाने लगता है, उस भाग को क्या बोलेंगे? रोम पुटक। और उसके नीचे का जो भाग है, जहाँ की कोशिकाएं होती है, वो लगातार विभाजन करती रहती है और बाल की ऊपर की ओर क्या करती है? वृद्धि करती रहती है। तो उस भाग को क्या बोला जाता है? रोम की जड़। और नीचे वाला जो रोम का भाग है, गड्ढे के जैसी संरचना है, जिसके अंदर आकर रक्त वाहिनियां है, वो पोषक पदार्थ देती है बालों को। जो भी पोषण होता है वो बालों को प्रदान करती है, प्रोटीन सब पोषक पदार्थ देती है। तो जिस भाग के अंदर रोम में रक्त वाहिनियां आकर प्रवेश करेगी, उस भाग को क्या बोला जाता है? रोम का पेपिला बोला जाता है। यानी रोम का सबसे आधारी भाग जो एक गड्ढे के समान होता है, जिसके अंदर रक्त वाहिनियां आती है, क्या करती है? रोम को पोषण प्रदान करती है। उस भाग को क्या बोला जाता है? रोम पेपिला बोला जाता है। और पेपिला के ऊपर वाले भाग की जो कोशिकाएं रोम की, वो लगातार विभाजन करती रहती है, नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, ऊपर की ओर भेजती रहती है। उस भाग को क्या बोलेंगे? रोम की जड़। ये जो रक्त वाहिनियां, इनसे रोम की जड़ को पोषण प्राप्त होता है, और जिससे वो क्या करेगी? नई कोशिकाएं बनाएगी और रोम की है वो वृद्धि करती जाती है। अब देखिए, यहाँ पर कोशिकाओं का निर्माण हुआ, ये कोशिकाएं बन बनकर ऊपर की ओर जा रही है। जैसे ये अधिचर्म तक रहेगी तो ठीक है, लेकिन आपको पता, मैंने बताया था, अधिचर्म का जो सबसे ऊपरी स्तर होता है, इसको क्या बोला जाता है? किण स्तर बोला जाता है। और उस स्तर में जो कोशिका होगी वो मर जाएगी, क्योंकि उनका कोशिका द्रव्य सूख जाता है, और जिससे क्या होगा? वो कोशिकाएं किरेटिन में बदल जाएगी, और उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? किरेटिनाइजेशन बोला जाता है, श्रृंगी भवन बोला जाता है। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में। तो बाल की कोशिकाओं के साथ भी यही होगा। जैसे ही ये अधिचर्म के इस किण स्तर तक जाएगी, तो क्या होगा? ये कोशिकाएं हैं वो मृत हो जाएगी। इसलिए हमारे बाल का जो त्वचा से बाहर का भाग होता है वो मृत स्तर होता है, और उसके अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कीरेटिन प्रोटीन पाई जाती है। कीरेटिन प्रोटीन।
तो जो बाल का भाग त्वचा से बाहर है वो मृत है, उसमें केराटिन प्रोटीन होती है, और जो त्वचा के अंदर है, चाहे वो अधिचर्म है चाहे वो चर्म है, वो भाग जीवित है, क्योंकि उसकी कोशिकाएं क्या है, जीवित है। तभी हम देखते हैं कि अगर आप बाल को खींच के निकालोगे तो बाल यहाँ से निकलेगा तो हमारे दर्द होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो कोशिकाएं हैं वो जीवित होती है, और अगर आप जीवित कोशिकाओं को अलग करने का काम करोगे तो वो कोशिकाओं में क्या होगा, दर्द होगा। ठीक है, लेकिन यदि आपने बालों की ऊपर से कटिंग कर दी तो आपको दर्द नहीं होता है। यही होता है कारण, क्या होता है कि जो ऊपर की कोशिकाएं होती है, जो रोम कांड वाला भाग होता है, इसकी कोशिकाएं होती है वो मृत होती है, और मृत होने की वजह से उनमें दर्द नहीं होगा। अगर आप बालों को काटोगे तो मरी हुई कोशिकाएं, उनमें दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर आपने बाल को उखाड़ा तो क्या होगा, जीवित कोशिकाएं टूटेगी, बाल है वो चर्म वाले भाग से निकलेगा, इसलिए बाल को निकालने पर है वो दर्द होता है। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम से पूरा बाल का स्ट्रक्चर है वो समझ में आई। इसका मैं पॉइंट्स है वो नोट करवाती हूँ आपको। तो देखिए, त्वचा से बाहर रोम का जो भाग रहता है, पॉइंट्स के रूप में लिख लीजिए। पहले स्टूडेंट्स आप इस डायग्राम को नोट कर लीजिए, फिर हम रोम के एक एक भाग देखते हैं। सबसे पहले हम रोम कांड के बारे में पढ़ेंगे, फिर रोम पुटक, रोम की जड़ और रोम पेपिला के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इस डायग्राम को नोट कर लीजिए आप, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि ये जो हम रोम की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम रोम के भागों को देखते हैं। सबसे पहला भाग है रोम कांड, यानी त्वचा से जो रोम का भाग है वो बाहर निकला रहता है। त्वचा से बाहर निकला हुआ रोम का भाग। दूसरा पॉइंट, ये जो त्वचा से बाहर निकला हुआ ये रोम है, आपको बिल्कुल पतला दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके भी 3 भाग होते हैं। तो देखिए 3 भाग कौन कौन से हैं इसके। सबसे बाहर का जो भाग होता है उसको अधिस्तर बोलेंगे। ये एक कोशिका से बनी हुई बहुत ज्यादा पतली लेयर होती है। बीच का जो भाग होता है उसको बोलेंगे कोर्टेक्स या वल्कुट, और सबसे जो अंदर का भाग होगा उसको बोलेंगे मध्यांश या मेड्यूला। ये होता है बाह्य भाग, ये कोर्टेक्स वाला होगा मध्य भाग, और मेडुला वाला होगा आंतरिक भाग। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कोर्टेक्स वाला भाग, क्योंकि ये जो बीच का बालों का भाग है इसके अंदर कुछ कण पाए जाते हैं जिनको रंगा कण बोला जाता है, और उन्हीं कणों के कारण क्या होता है, बालों का रंग होता है। वो कण क्या करते हैं, बालों को काला रंग प्रदान करते हैं। कुछ जीवों के अंदर जन्म से ही ऐसा होता है, जैसे अलग अलग देशों के अंदर किसमें व्हाइट बाल होते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो रंगाकण में कोई आनुवांशिक जीनों के द्वारा वो निर्धारित हो जाते हैं। लेकिन रंगाकण का मुख्य रूप से काम क्या होता है, जैसा जीन होगा बालों को वैसा रंग प्रदान करना। अब देखिए मध्य भाग में क्या पाए जाएंगे, रंगाकण, और ये रंगाकण क्या काम करते हैं, बालों को रंग प्रदान करना।
बालों को रंग प्रदान करना। ठीक है, देखिए इससे क्या होगा कि रंगाकण अगर ज्यादा होंगे तो बालों का रंग है वो अच्छा होगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वृद्धावस्था के अंदर क्या होता है कि रंगाकणों की संख्या है वो कम हो जाती है, इसलिए वृद्धावस्था आने पर व्यक्ति के बाल है वो सफेद होने लगेंगे क्योंकि रंगाकणों की कमी हो जाएगी। लेकिन कभी कभी वृद्धावस्था से पहले भी बाल है वो सफेद हो जाते हैं। उसके दो कारण, या तो कोई जेनेटिक फैक्टर आनुवंशिक कारक ऐसा हो सकता है, या पोषण में कमी की वजह से हो सकता है, या तीसरा इसका इंपॉर्टेंट कारण है कि कभी कभी इन रंगाकणों के कारण वायु के गुब्बारे भर जाते हैं जिसके कारण इनका रंग उड़ जाता है, इसलिए बाल है वो उम्र से पहले ही सफेद हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली क्या होगा कि वृद्धावस्था के अंदर जाते जाते रंगाकणों की संख्या है वो कम हो जाएगी और जिसके कारण बालों का रंग है वो सफेद हो जाएगा। ठीक है, अब जो आंतरिक भाग है मेड्यूला, ये बाल का सबसे आंतरिक भाग है। जो बाहरी स्तर होता है अधि स्तर, वो एक कोशिका से बनी हुई परत होती है। तो इनमें इंपॉर्टेंट आपको कौन सा ध्यान रखना है, कोर्टेक्स वाला भाग, मध्य वाला भाग पाया जाता है और उसमें किन कणों की उपस्थिति होती है, रंगा कणों की उपस्थिति होती है। तो ये आपके सबसे बाहर वाला भाग रोम कांड, जो हमारी त्वचा से बाहर निकला हुआ भाग होता है बाल का, उसके ये कुछ पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट और देखते हैं बालों के भाग। तो इस रोम कांड में आपको एक पॉइंट वो भी ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था कि इस भाग की जो कोशिकाएं होती है वो मृत हो जाती है, क्योंकि बाल के आधार से ऊपर तक पहुंचते पहुंचते ही बालों के अंदर कीरेटिनाइजेशन हो जाता है, जिसके कारण इसकी कोशिकाएं हैं वो मृत हो जाएगी और फिर बालों को काटने पर दर्द नहीं होता है। तो रोम कांड में ये पॉइंट भी लिख लेना, इस भाग की कोशिकाएं मृत होती है क्योंकि इस भाग तक पहुंचते पहुंचते कोशिकाओं में कीरेटिनाइजेशन हो जाता है। कोशिकाओं में कीरेटिनाइजेशन हो जाता है और जिस स्थान पर कीरेटिनाइजेशन हो जाएगा वो कोशिकाएं क्या डेड हो जाएगी, मर जाएगी, और फिर अगर आप उनको काट के अलग करोगे तो दर्द नहीं होगा। तो ये रोम कांड के भाग को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब दूसरा भाग देखते हैं। रोम के अंदर हमने डायग्राम याद है आपको, रोम कांड के बाद जो नीचे वाला भाग जो चरम में धसा रहता है उसको क्या बोला जाएगा, रोम पुटक, जो चरम में धसा रहता है। उसके बाद आएगी रोम की जड़। मैंने आपको बताया रोम की जड़ की जो कोशिकाएं होती है वो कंटिन्यू है, वो विभाजन करती रहती है और नई कोशिकाओं का निर्माण करती रहती है। और जो रोम का सबसे आधारी भाग होता है, खड्डे के समान भाग होता है, उसको क्या बोलेंगे, रोम पेपिला, और उसके अंदर आती है ब्लड वेसल्स जो क्या करती है, रोम को पोषण प्रदान करती है। तो इन भागों को देखते हैं, रोम पुटक, रोम की जड़ और रोम पेपिला। रोम पुटक, रोम की जड़ और रोम पेपिला।
देखिए स्टूडेंट्स, डायग्राम को कंपैरिजन करके पढ़िए तो आपको याद करने में बिल्कुल आसानी रहेगी, वरना हवा में रहेगा कि रोम पेपिला कहाँ था, रोम कांड कहाँ था, रोम की जड़ कहाँ थी। तो इसलिए मैंने पहले डायग्राम बनाया। डायग्राम को देख देख के अगर आप पॉइंटों को पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो रोम पुटक में क्या पॉइंट रखना है, यह है चरम में धंसा हुआ, यह चरम में धंसा हुआ रोम का भाग होता है। ठीक है, फिर रोम की जड़, इस भाग की कोशिकाएं लगातार विभाजन करती है तथा नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसके कारण रोम की लंबाई में वृद्धि होती है, जिसके कारण रोम की लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं रोम पेपिला। रोम का आधारीय गड्ढे नुमा भाग क्या कहलाता है, रोम पेपिला कहलाता है। और इस भाग के अंदर, इस भाग में रक्तवाहिनियां जाल के रूप में उपस्थित रहती है, जिससे रोम जड़ को पोषण प्राप्त होता है। रोम की जड़ को है वो पोषण प्राप्त होता है। तो रोम का आधार ये गड्ढे नुमा भाग क्या कहलाएगा, रोम पेपिला कहलाएगा। और इस भाग के अंदर ब्लड वेसल्स, कुछ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो क्या करेंगे, न्यूरॉन होंगे, तंत्रिकाएं होगी, वो क्या करेगी, मस्तिष्क की सूचनाओं को लेकर जाती है, लाती है। और जो रक्तवाहिनियां है वो जो पोषक पदार्थ है उनको पोषण देती है, जो आपके रोम की जड़ वाला भाग है। और जड़ के अंदर जब पोषण प्राप्त होगा तो वो ज्यादा विभाजन करेगी और नई कोशिकाओं का है वो निर्माण करेगी। अब नई कोशिकाएं लगातार बढ़ रही है और नई कोशिकाएं बनकर ऊपर की तरफ जा रही है, रोम के बाहर वाले भाग की तरफ, जिसके कारण क्या होता है, रोम बालों की लंबाई बढ़ती है। तो बालों की लंबाई बाहर से नहीं बढ़ती बल्कि अंदर से जड़ से ऊपर की तरफ बढ़ती है, बढ़ के वो बाहर निकलते जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके रोम की संरचना से कुछ रिलेटेड पॉइंट थे, नोट कर लीजिए इसको आप। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देखा रोम की संरचना के बारे में, त्वचा का जो एक मुख्य भाग था रोम या बाल, उसकी संरचना के बारे में, उसके भागों के नाम और उनके कार्यों को बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे त्वचा ग्रंथियाँ, कौन कौन सी हमारी त्वचा में ग्रंथियाँ पाई जाती है और उनका सिक्रेशन है वो क्या होता है, क्या काम करता है। तो यहाँ तक की थी अपनी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।